हुआ, चल। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी क्षिप्रा शरयू ख्याति। खुलेआम एक अनजान आदमी हाथ में बंदूक लिए शादी के मंडप में घुस आता है। उसका निशाना है दूल्हा। कौन था वो आदमी और कौन थी वो दुल्हन जिसके दूल्हे पर गोली चलने वाली थी? हेलो, आई एम राजेश बोरकर, इंटरव्यू के लिए आया हूँ। प्लीज आप थोड़ा वेट कीजिए। ओके। हाय। हाय। इंटरव्यू? या आई एम राजेश बोरकर। यू? अपर्णा जोगलेकर। जॉब चेंज के लिए आई हो या कहीं जॉब करती हो? नहीं, मैंने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मेरी फर्स्ट जॉब है। दैट्स ग्रेट। और आप? आपकी भी फर्स्ट जॉब है? नहीं नहीं, मैं मेरी पुरानी जॉब से बोर हो गया हूँ, इसीलिए मैं चेंज के लिए आया हूँ। अपर्णा जोगलेकर। एक्सक्यूज मी, आपका फोल्डर। ओह थैंक्स। वो मैं थोड़ी नर्वस हूँ ना, इसीलिए। नर्वस होने की कोई बात नहीं है। ऑल द बेस्ट एंड यू कुड बी द बेस्ट। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। सच बताओ, ये जॉब ऑफर तुमने एक्सेप्ट नहीं की ना? नहीं नहीं, वो तो ऑफर कुछ जमी नहीं इसलिए। अच्छा, या फिर ये जॉब ऑफर मुझे दिलवानी थी इसलिए? सेक्रीफाइस एक्सेट्रा। देखो, ये जॉब तुम्हें मिल गई ना, सो बी हैप्पी। और वैसे भी मेरी करंट जॉब जो है वो इतनी बुरी नहीं चल रही। मैं सिर्फ थोड़ा सा चेंज चाहता था और कुछ नहीं। वेल,
मंडे से ज्वाइन करना है मुझे। ओह दैट्स ग्रेट, ऑल द बेस्ट। तुमने एक बार ऑल द बेस्ट कहा और मुझे जॉब मिल गई, अब ऑल द बेस्ट कह रहे हो तो सब कुछ बेस्ट ही होगा। अच्छा अपर्णा, एक बात बताना, मैंने तुमसे तुम्हारा नंबर मांगा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? क्यों, बुरा लगना चाहिए था। वेल बुरा नहीं लगा इसका मतलब अच्छा लगा। इसका मतलब तुम भी मुझे मिलने में उतनी इंटरेस्टेड थी। क्या सुनना चाहते हो? यही कि मेरी कोशिश कामयाब होने के कुछ तो चांसेस है या नहीं? अपर्णा, मुझसे शादी करोगी? राजेश, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए। लेकिन हम एक दूसरे के पेरेंट्स को भी नहीं मिले हैं अब तक। तुम्हें क्या लगता है वो इनकार करेंगे? पूछना तो पड़ेगा। मैंने यही पुणे से इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। एक कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ। सैलरी भी अच्छी है। अपने आई बाबा के साथ रहता हूँ, उनका इकलौता लड़का हूँ। अपर्णा से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे आई बाबा अपर्णा से मिले हैं क्या? उनकी तरफ से भी हाँ है? थैंक यू। जोगलेकर साहब, लड़के को लड़की पसंद है और लड़की को लड़का। दोनों समझदार हैं, अच्छा जॉब करते हैं और अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। हमें भी कोई आपत्ति नहीं। दोनों अपने अपने पांव पर खड़े हैं, अच्छा कमा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या? वेल अगर सब लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है तो देर किस बात की? जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। अरे बेटा, पहले मुहूर्त तो देख लो, दोनों परिवार को सूट करे ऐसी डेट देख लेते हैं। और हाँ जोगलेकर साहब, शादी का खर्चा आधा आधा। अरे आप लड़की वाले हैं, इसका मतलब सारा बोझ आप पर, ये हमें मंजूर नहीं। हमारी एक ही तो बेटी है। मुझे पता था आप यही कहेंगे। मेरा भी तो इकलौता बेटा है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ये हुई ना बात। ओ मिस जोगलेकर, और कितना शॉपिंग बाकी है? अरे हो गया, बस 2-3 शॉप से बाकी हैं। और 2-3 शॉप्स? अपर्णा आई टेल यू, अच्छा हुआ अपनी शादी की डेट 31 जनवरी डिसाइडेड है, वरना मैं मेरा माइंड ही चेंज कर देता। ओ मिस्टर बोरकर, ज्यादा बोर मत करो, समझे? ये तो बस शुरुआत है। अच्छा ये शुरुआत है, इसका मतलब शादी के बाद सिर्फ शॉपिंग शॉपिंग एंड शॉपिंग। और क्या। शादी के ही दिन मंडप में सभी मेहमानों के सामने दूल्हे राजेश बोरकर की पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन शादी के दिन होने वाली ये पहली और आखिरी दुखद घटना नहीं थी। क्या इस ट्रेजेडी की, इस जुर्म की दस्तक किसी ने भी नहीं सुनी थी? राजेश! साहब, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने गोली चला दी। मैंने उसे देखा था, उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। शक क्यों होगा साहब? मुझे लगा मंडप के कामगार में से कोई है। कोई कुछ कैसे कर पाता साहब? इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता बहुत देर हो चुकी थी। वरमाला हो चुकी थी, दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने ही वाला था कि
लड़की और उसके घर वाले शौक में है सर, कोई भी बात करने की हालत में नहीं है। मारने वाला अभी भी जिंदा है, सांसें चल रही है उसकी। देसी कट्टे का इस्तेमाल हुआ है मर्डर के लिए। और पता करो ये देसी कट्टा आया कहां से। आई एम सॉरी, हम उस पेशेंट को बचा नहीं पाए। क्या? उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। उसकी पूरी बॉडी पर फ्रैक्चर्स थे। कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई। और क्यों इसने राजेश बोरकर की शादी में घुसकर उसकी हत्या की? खबरियों को काम पे लगा दिया है सर। देसी कट्टा कहाँ से आया जल्दी पता चल जाएगा। एक काम करो, इसकी तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन को भेज दो। हो सकता है कि ये कोई हिस्ट्री शीटर हो या फिर किसी ने इसे सुपारी दी हो। सर, दोनों फैमिलीज का क्या हाल है? घर वाले कोई बयान देने की हालत में नहीं है सर। दूल्हे के घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं और लड़की अभी भी सदमे में है। कल कोशिश करते हैं घर वालों से बात करने की लड़के के। क्या पता कौन था वो, पहले कभी नहीं देखा था उसको। देखिए, एक बात तो साफ है, वो लड़का आपके बेटे की हत्या करने के इरादे से ही आया था। पर क्यों? क्यों? बोरकर साहब, एक बात बताइए, आपके लड़के राजेश को कभी किसी ने कोई धमकी दी थी? नहीं, मेरा बेटा बहुत ही सीधा साधा लड़का था। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब, बहुत खुश था मेरा बेटा। एक नई जिंदगी शुरू करने वाला था। राजेश मेरा इकलौता बेटा था। उसकी किसके साथ क्या दुश्मनी थी? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों मार डाला मेरे बेटे को? मेरे ही बेटे को क्यों? हाँ गोविंद, बोलो। हाँ सर, ये पुणे के अंदर तो कोई कट्टा नहीं बिका है। सुपारी लेने वाले की कुछ खबर? नहीं साहब, कोई सुपारी भी नहीं दी गई थी। ये आदमी कोई रेगुलर मर्डर केस करने वाला नहीं लगता। कोई इसे पहचानता नहीं है। ठीक है, अपने कान और आंख खुले रखना, और कुछ भी खबर मिलती है तो मुझे तुरंत फोन करके बता देना। ओके सर। पवार, ये सुपारी वाला एंगल नजर नहीं आ रहा है। लड़की वालों से बात करनी होगी, शायद वहीं से कुछ पता चल जाए। सर, लड़के के ऑफिस वालों से ही पता करते हैं, क्या पता उन्हें कुछ मालूम हो। हाँ, कहीं ना कहीं से कोई तो सुराग हाथ लगे। बहुत अच्छा लड़का था राजेश। कुछ बता सकते हैं ये क्यों हुआ होगा? और वो लड़का कौन था? आपके होने वाले दामाद को मारा है उसने, कोई तो वजह होगी। हमें नहीं पता वो कौन लड़का था और क्यों उसने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। हो सकता है राजेश का कहीं और अफेयर रहा हो जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई हो। हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते। राजेश हमारे ऑफिस में सॉफ्टवेयर डेवलपर था। वो बहुत ही मेहनती और अच्छा लड़का था। कोई लड़की वड़की का चक्कर?
ये अपर्णा उसके जिंदगी में आने के पहले किसी और लड़की के साथ उसका अफेयर था? इतना कुछ तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन जहाँ तक मैं जानता था राजेश को, वो अपर्णा से बहुत प्यार करता था। वो चीटिंग करने वालों में से नहीं था। वो बहुत ही ईमानदार और सच्चा लड़का था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेहनती था, ईमानदार था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, फिर भी किसी ने इतनी बेरहमी से उसे मार डाला। वो भी मांग में सिंदूर भरते भरते ठोक दिया। पूरा फिल्मी लगता है सर। कोई तो था जो चाहता था ये राजेश और अपर्णा की शादी ना हो। पक्का कोई पुराना लफड़ा है सर, और जिसके बारे में ये दोनों फैमिलीज के लोग कुछ नहीं जानते। या फिर जानकर भी चुप है। वो लड़की अपर्णा अभी तक कुछ नहीं बोली है सर। शायद शौक की वजह से, या फिर कुछ बोलना ही नहीं चाहती है। हाँ गायकवाड़ बोलो। साहब, यहाँ पर एक आदमी और औरत आए हैं। वो पॉइंट ब्लैंक वाला किलर है ना, ये लोग कहते हैं इनका बेटा है। नाम क्या बताया बेटे का? नीलेश करंडे। एक काम करो, उन दोनों को वहीं बिठा के रखना, मैं अभी आता हूँ। ठीक है साहब। चलो, कम से कम नाम तो पता चला। अब शायद उसकी फैमिली से पता चलेगा कि ये मर्डर हुआ क्यों है। हेलो, नमस्कार, पीएसआई केंकरे बोलते हैं, आउटर पुणे पुलिस स्टेशन। नमस्कार, बोलो केंकरे। उसका नाम है नीलेश कारंडे। हाँ, हमें अभी पता चला, लेकिन तुमको कैसे पता चला? कोई केस वेस हुआ है क्या उसके ऊपर? कोई रिकॉर्ड्स मिले? एक एनसी है उसके नाम की, जो दिसंबर में दर्ज करवाई गई थी। ठीक है, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। सर, नीलेश करांडे के नाम पर आउटर पुणे थाने में एक एनसी दर्ज है। ठीक है, तुम वहाँ पहुँचो, तब तक मैं उसके माँ बाप से पूछताछ करता हूँ। सर। पुलिस को अब तक ना खूनी का नाम पता था और ना ही कोई सुराग मिला था। ये खून क्यों हुआ था ये भी पता नहीं चल पाया था। पर अचानक एक साथ इस कत्ल से जुड़े दो सुराग सामने आ गए। एक तरफ कातिल नीलेश के माता पिता अपने बेटे की लाश लेने आए थे, और दूसरी तरफ एक पुलिस स्टेशन से यह खबर मिली कि मुजरिम नीलेश करांडे के नाम पर एक एनसी यानी कि नॉन कॉग्निजेबल दर्ज थी। अब जब ये दो सिरे जुड़ जाएं तो समझ में आए कि कौन था ये नीलेश करांडे और उसने क्यों किया था राजेश बोरकर का खून। अभी समझ में आया वो लड़की अब तक चुप क्यों है। नीलेश कारंडे, आपका बेटा, उसने राजेश बोरकर की शादी के मंडप में घुसकर उसकी हत्या कर दी। वो बहुत परेशान था साहब, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था। बहुत समझाया उसे, बहुत बार कहा जो हुआ उसे भूल जा, भूल जा। ऐसा क्या हुआ था जो भूल नहीं पा रहा था? ये एनसी 5 दिसंबर को दर्ज हुई थी। 5 दिसंबर 2012। नीलेश कारंडे, नंबर क्या है उसका? 444-6789-885। ठीक है, हम उसे थाने बुलवाकर समझाते हैं। मैं नीलेश के साथ चौकी गया था, उससे बुलवाया, वो वापस कभी ऐसा नहीं करेगा। बहुत बार समझाया साहब, लेकिन उसने एक नहीं सुने। आता नहीं करना साहब, मैं इसकी तरफ से जबान देता हूँ। ये खुद तो कुछ बोले। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुलाए तू? जब लड़की मिलना नहीं चाहती तो क्यों पीछे पड़ा है? सुन, अभी तो मैंने सिर्फ एनसी दर्ज की है। अगर उस लड़की को और परेशान किया ना तो सीधा एफआईआर लिखकर तुझे अंदर डाल दूंगा, समझा? अरे बोल बेटा, बोल बोल, तू उसे तंग नहीं करेगा, बोल ना, बोल। उसे कभी भी तंग नहीं करूंगा। यही अच्छा है तेरे लिए, भूल जा उसे। शक्ल सूरत इतनी भी बुरी नहीं है, बहुत लड़की है दुनिया में, तुझे कोई और मिल जाएगी। अच्छा, तो नीलेश अपर्णा से प्यार करता था? वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे साहब,
अपर्णा भी नीलेश से प्यार करती थी। वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे साहब। अपर्णा, अगर तुम्हारे आई बाबा ने शादी के लिए इनकार कर दिया तो वो हाँ कहे या ना कहे, कोई कुछ भी कहे नीलेश, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाली। अगर सचमुच तुम दोनों मेरी राय जानना चाहते हो तो मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। कैसे? सेल्समैन की पगार ही कितनी होती है? इतनी भी कम नहीं होती अंकल। ये लाइफस्टाइल देख रहे हो? अपर्णा को आदत है इसकी। दे सकोगे ऐसी लाइफ? पापा, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं नीलेश के साथ खुश रहूंगी और मैं भी कमाऊंगी ना। दोनों साथ मिलकर अपना घर खड़ा करेंगे। कहने सुनने में बहुत आसान लगती हैं ये बातें, करो तो पता चले। 25 तारीख को जब पर्स में पैसे गिनोगी तब अकल ठिकाने आ जाएगी। गृहस्थी चलाना इतना आसान नहीं होता है। सिर्फ प्यार मोहब्बत ही काफी नहीं है जीने के लिए। मैं ये सब समझता हूँ आंटी, और ऐसा नहीं है कि मुझे आइडिया नहीं है, पर अंकल अपर्णा के आने से मेरी जिंदगी पूरी बदल गई है और मुझे पूरा यकीन है अगर अपर्णा मेरा साथ देगी तो मैं मेरी जिंदगी में बहुत जल्दी तरक्की कर सकूंगा और अपर्णा को हर खुशी दे सकूंगा। पापा प्लीज हाँ कह दीजिए ना, मैं नीलेश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं हर हाल में उसके साथ हूँ। पापा, हम जानते थे अपर्णा के माँ बाप इस रिश्ते से खुश नहीं थे। 1 साल तक शादी की बात को टालते रहे वो लोग। उन्हें लगता था अपर्णा अपना मन बदल लेगी, पर नीलेश और अपर्णा इरादे के पक्के थे। उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला, उन्हें तो शादी करनी ही थी। नरेंद्र जी, मानता हूं आप खुश नहीं हो, पर सच कहता हूं अगर आप राजी नहीं होंगे तो मैं भी इस रिश्ते को हाँ नहीं कह पाऊंगा। बच्चों ने ठान ही लिया है तो हमारा विरोध करने का फायदा क्या? वैसे हमसे पूछे बिना भी तो वो शादी कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर मेरी बेटी की यही इच्छा है तो मुझे ये शादी मंजूर है। 6 नवंबर अच्छा मुहूर्त है, दिवाली के पहले शादी कर देते। हम भी कोई मुहूर्त के लिए अच्छा सा दिन देख के आपको बता देंगे। जो भी हो राजी खुशी हो। हम तो बस इतना चाहते हैं बच्चों की खुशी के लिए आप पूरे मन से उन्हें आशीर्वाद दें। बहुत बातचीत के बाद शादी की तारीख तय हुई। 12 जनवरी को शादी होनी थी। 12 जनवरी? पर 31 जनवरी को तो अपर्णा और राजेश की शादी हो रही थी, वहीं पर तो ये कांड हुआ था। हमें नहीं मालूम साहब, ये राजेश नाम का लड़का अचानक अपर्णा की जिंदगी में कैसे आया। उनकी बेटी ने अपना मन बदल लिया था। हम दोनों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हमें तब पता चला जब आउटर पुणे पुलिस स्टेशन से हमें फोन आया। नीलेश ने भी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हुआ क्या था? नीलेश, हे बेटा कुछ तो बोल, ऐसे चुपचाप रहेगा तो कैसे समझेगा हमें। देख बेटा, शादी करनी थी, तुमने तय किया था, हमने कुछ नहीं कहा। अब वो लड़की शादी नहीं करना चाहती, इस बात का हमें पता ही नहीं था। अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। अब तो बता हमें क्या हुआ तुम दोनों के बीच में। बोल ना रे। ठीक है बाबा, नहीं बताना है मत बता। हाथ जोड़ता हूं तुझसे, पर उस लड़की से दूर रहे, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। ऑटो अपर्णा, अपर्णा मुझसे बात करो। अपर्णा, अपर्णा हुआ क्या है? कोई गलती हुई है मुझसे? तुम अवॉइड क्यों कर रही हो मुझे? मेरा फोन भी नहीं उठाती। नीलेश प्लीज मुझे भूल जाओ।
हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। कब और अचानक कैसे सब खत्म हो गया अपर्णा? अरे कुछ तो बताओ। ऑटो ऑटो। अपर्णा क्या है? क्यों आए हो? आंटी ये क्या चल रहा है? अपर्णा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? नीलेश, बेहतर होगा तुम अपर्णा को भूल जाओ। पर क्यों आंटी? कोई मुझे बताए तो सही, इतना तो हक बनता है मेरा। आंटी 12 जनवरी को हमारी शादी फिक्स्ड है। अपर्णा कहती है सब खत्म हो चुका है, आप कह रहे हो उसे भूल जाओ। ये हो क्या रहा है? ये सब मुझे मत बताओ। मैंने कहा ना, उसे भूल जाओ और यहाँ दोबारा मत आना। अपर्णा, अपर्णा तुम्हें मुझे सब बताना ही होगा। देख अपर्णा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अपर्णा मुझसे एक बार बात करो प्लीज। अपर्णा क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? नीलेश, मैं तो तुमसे कहा ना, मुझे भूल जाओ। पर क्यों? 12 जनवरी को हमारी शादी है, तुम कह रही हो भूल जाओ, तुम्हारी माँ कह रही है कि हमारे घर मत आओ। ये हो क्या रहा है? मैंने फैसला कर लिया है नीलेश, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तुमने अकेले डिसाइड कर लिया? अपर्णा, पिछले 2 साल से हम दोनों साथ हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारी शादी की डेट भी फिक्स्ड है, और तुम अचानक से ये कह रही हो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? क्यों? कोई जुर्म है शादी कैंसिल करना? मैंने तुमसे शादी का फैसला जल्दबाजी में लिया था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि तुम मुझे कभी एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते। मैंने ये फैसला इमोशनली लिया था, मुझे प्रैक्टिकल सोचना चाहिए था। अब कह रही हूँ ना, गलती हो गई, मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी। प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। अपर्णा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर मुझे छोड़ के मत जाओ अपर्णा प्लीज। आई लव यू अपर्णा। अपर्णा, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, दिन रात एक कर दूंगा और तुम्हें हर खुशी दूंगा अपर्णा। नीलेश, मैंने तुमसे कहा ना, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म। प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, प्लीज। अब तो अक्ल से काम ले बेटा, वो तेरे लायक नहीं है। अच्छा हुआ चली गई, अब वो शादी नहीं करना चाहती, क्यों उसके पीछे पड़ा है तू? सावधानी बाळा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। अगं वेडा वाटलो का तुला मी? हाँ, 12 जनवरी को हमारी शादी फिक्स्ड है, सब तय हो चुका है। अब उसे कोई और मिल गया, इसलिए वो मुझे लात मार के चली गई। मुझे जनवरी की 31 तारीख को शादी कर रही है वो उससे। कैसे कर सकती है वो ऐसा? ए राजा, ए पिल्लू, ना 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 ना, रो। देख, जो होना था शादी के पहले हुआ, बहुत अच्छा हुआ। 2-4 महीने तेरे साथ रहने के बाद और फिर भाग जाती किसी के साथ, क्या करता तू? बर्बाद हो जाता तू। गणपति बाप्पा के आभार मान, उन्होंने बचा लिया तुझे। ए बेटा, समझदारी से काम ले राजा। हाँ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत वक्त है अपने पास। मान ले वो तेरे लायक थी ही नहीं। और अपनी जिंदगी संभाल, जाने दे उसे। भूल नहीं पाया उस लड़की को। 12 जनवरी आई और चली गई, मेरा बच्चा एकदम चुप, सब कुछ अंदर ही अंदर बर्दाश्त किए जा रहा था। और 31 जनवरी को सुबह ही वो घर से निकल गया साहब। हमें क्या पता था ये सब कर बैठेगा वो। अरे नीलेश बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? बस यही कुछ काम है। सपर्णा की शादी है आज। अच्छा है, धीरे धीरे नीलेश उसे भूल जाएगा देखना। कुछ दिनों में काम पर भी लौट जाएगा देखना, सब ठीक होगा। देवा, सगळं नीट कर रे बाबा। मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी, लड़की नालायक निकली। बस मेरे नीलेश की जिंदगी संवर जाए। सब ठीक होगा,
हमने कोई गलती नहीं की है तो हमारा गलत क्यों होगा? भूल जाएगा नीलेश उसे, सब ठीक हो जाएगा, देखना। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। सोचा था बुरा वक्त खत्म हो जाएगा, पर ये नहीं सोचा था अब तो बेटा ही खत्म हो जाएगा। शांत हो जाइए, अब गुस्सा करके क्या मिलेगा? हमारा बेटा तो जा चुका है। क्यों चुप बैठूं मैं? क्यों शांत रहूं? हमने अपना इकलौता बेटा खोया है, हमसे सच छिपाया और हमको बर्बाद करके रख दिया। अब बात को आगे बढ़ाकर क्या फायदा? अरे बताना तो चाहिए था, लड़की की शादी किसी और के साथ पहले ही तय हो चुकी थी। इतना बड़ा धोखा! जरूर उस लड़की ने हमारे बेटे को बेवकूफ बना के रख दिया होगा। आपकी हर बात सच है, लेकिन अब लड़ झगड़ कर क्या फायदा? हमारा बेटा तो वापस नहीं आएगा ना। छोड़ना और नहीं बिताना, नहीं छोड़ूंगा मैं उनको। मैं शिकायत करूंगा उनके खिलाफ। धोखा दिया उन लोगों ने हमको। वो लड़की ही जिम्मेदार है मेरे बेटे की मौत के लिए। धोखा दिया है उसने मेरे बेटे को। नहीं छोड़ूंगा मैं उनको। हमने सोचा भी नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। आपने राजेश के घर वालों को यह बताई तक नहीं कि आपकी बेटी अपर्णा की शादी आपने किसी और जगह पे तय की थी, वो भी उसी महीने के 12 तारीख को। और यह भी नहीं बताया कि आपकी बेटी ने वो शादी तोड़ दी थी। जोगलेकर साहब, आपने धोखा दिया है उन लोगों को। अपने बेटी के होने वाले ससुराल वालों के साथ कभी कोई ऐसी बात करता है क्या? हमने सोचा अपर्णा ने राजेश को सब कुछ समझा दिया होगा। जोगलेकर साहब, आपकी सोच की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई है। राजेश भी इकलौता लड़का था और नीलेश भी इकलौता लड़का था। मरने वाला और मारने वाला दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। हाँ लाओ बेटा। योगेन, बेटा कम से कम एक हफ्ते के लिए तो रुक जा। माँ, आपका कहा बिल्कुल नहीं टालता मैं। इंदौर में कल बहुत बड़ा सम्मेलन है, जाना बहुत जरूरी है। सविता, योगेन अब सिर्फ हमारा बेटा ही नहीं रहा, बहुत बड़ा आदमी हो गया है। कई वक्त हैं इसके। क्यों बेटा? ठीक है फिर योगेंद्र, हम लोग कल सुबह निकल जाएंगे। पक्का ना मुकेश भैया? नहीं तो मैं टैक्सी कर लेता हूँ। अरे नहीं, मैं तुम्हें इंदौर छोड़ देता हूँ और शाम तक वापस आ जाऊंगा। प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा। चलता हूँ भाभी।
हुआ, चल। साहब तो पुलिस वाले आए थे। मैं गाड़ी में सूटकेस रख रहा था और वो यहाँ आकर खड़े होकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस वाले? जी, पुलिस वाले थे। कहाँ से आए थे? साहब वो इधर से आए थे और उधर खेतों की तरफ से भाग गए। जी मैं यहीं पास में रहता हूँ। गोलियां चलने की आवाज़ सुनी तो मैं दौड़ के आ गया। सर मैं प्रकाश जी का गार्ड हूँ, उनके घर के बाहर ही खड़ा रहता हूँ। गोलियों की आवाज़ मुझे भी सुनाई दी थी। सर मैं और मेरा भाई गगन सो रहे थे, गोलियों की आवाज़ से ही जागे। क्या हुआ? सब योगेंद्र जी को किसी ने गोली मार दी। हे भगवान। बहुत नामी पंडित थे योगेंद्र जी। अभी कल ही आए थे गांव में रामलीला के उद्घाटन के लिए। जा कहाँ रहे थे? मुकेश को पता होगा। वो वही रहा करता था। 2 दिन बाद वहाँ एक सम्मेलन शुरू होने वाला था और उसी सिलसिले में उसका वहाँ जाना ज़रूरी था। योगेंद्र जोशी, एक नामी पंडित, एक सम्माननीय व्यक्ति। उन्हें दिन दहाड़े 2 लोगों ने गोलियों से मार डाला जो पुलिस वाले दिखते थे। कत्ल के इरादे से उन्हें बहुत करीब से गोलियां दागी गईं और योगेंद्र जोशी की तत्काल मौके पर ही मौत हो गई। क्या था ये? कोई एनकाउंटर, कोई साजिश या फिर सोचा समझा प्लान? एकदम क्लोज रेंज से 6 गोलियां चलाई गईं। हार्ट, लंग्स और पेट रप्चर हो गए, फट गए। 6 गोलियां? हमें बॉडी में 6 गोलियां मिली। छह गोलियां बॉडी से मिली हैं, 2 गोलियां क्राइम स्पॉट से। 6 गोली योगेंद्र जोशी को दागी गई, 2 गोली मुकेश जोशी को दागी गई और दोनों गोलियां मुकेश को लगने से चूक गई। काश मैं अपने भाई को बचा पाता। मैं तो बस गाड़ी की डिक्की में सामान जमा रहा था। उतने में वो आदमी आया और धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। मैंने योगेंद्र को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक वो जमीन पर गिर चुका था। फिर वो आदमी और पास आया तो मैं अपने आप को बचाने के लिए कार के पीछे जा छुपा। वो लोग बाइक पे आए थे? जी हाँ सर, लाल बाइक थी। आप उनका नंबर नोट कर पाए? जी, जब वो भाग रहे थे तब मैंने नंबर प्लेट देखने की कोशिश की थी, लेकिन उस बाइक पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। 0.8 mm की गोलियां हैं, माउजर गन। इस तरह की गन का इस्तेमाल पुलिस फोर्स में किया जाता है। मैडम, डीआईजी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सर सब चेक पोस्ट पे खबर कर दी गई है सर। जगह जगह नाकेबंदी भी लगा दी गई। सर बाइक पे नंबर प्लेट थी ही नहीं सर। ये योगेंद्र जोशी बड़ा इनामी आदमी था, बड़ा इज्जतदार शख्स। जी मुझे पता चला सर। मामला सुलझाने और दोषियों को पकड़ने के लिए मुझे ऊपर से फोन आने शुरू हो गए हैं। जी मैं समझ रहा हूँ सर। इस इन्वेस्टिगेशन में स्पेशल सेल आपके साथ रहेगी। राइट सर। बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है सर। पता चला है योगेंद्र जोशी बड़े बड़े रसूख वाले लोगों के घर में पूजा पाठ, यज्ञ हवन किया करता था। हर किसी पे नजर रखनी होगी, पर मेरा सर यही सोच सोच के चकरा रहा है कि वो कौन है जो इतने बड़े आदमी से निपटने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करेगा। हो सकता है सर ये कोई नकली पुलिस हो। अमृता, किसी भी चीज की परवाह मत करना। हमें ये केस जल्द से जल्द क्रैक करना है। हो जाएगा सर। ये योगेंद्र जोशी हत्याकांड से बहुत लोग नाराज हैं। हमें इस केस की तह तक जल्द पहुंचना होगा। सर
सत्य है, 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 सत्य है। दो लोग बिना नंबर प्लेट वाली रेड बाइक पे आए। उन दोनों ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी और मौजा गन का इस्तेमाल किया जो पुलिस फोर्स करती है। वर्दी और गन दोनों पुलिस की। इससे दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली, योगेंद्र जोशी से बदला लेने के लिए उन लोगों ने पुलिस का इस्तेमाल किया, या फिर दूसरी, हम लोगों को धोखा देने के लिए उन लोगों ने पुलिस की वर्दी पहनी। हाँ, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कल्प्रिट्स और मोटिव, हमें दोनों पर ध्यान देना होगा। दोनों में से कोई एक हमें इस मामले की जड़ तक पहुंचाएगा। जी मैम। मोटिव, कल्प्रिट्स। पंकज, मैं चाहती हूं कि तुम्हारी टीम कल्प्रिट्स पे फोकस करे। राइट मैम। वर्दी, गन वगैरह। और मेरी टीम मोटिव ढूंढने की कोशिश करेगी। दुश्मनी, बदला, इस पर कंसंट्रेट करेगी। जैसे ही दोनों टीम्स की जांच एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचेगी, हम साथ बैठकर एक खाका तैयार करेंगे। राइट मैम। एक हाई प्रोफाइल हत्याकांड और उसकी मल्टी डायरेक्शनल जांच पड़ताल, जिसके एक तरफ मोटिव्स और मकसद की भूल भुलैया थी और दूसरी तरफ कल्प्रिट्स और दोषियों के चेहरे पर पड़ा स्याह नकाब। सर, राज्य के सारे थानों से मिली खबर के मुताबिक केवल एक मौजर गन चोरी हुई है, वही भोपाल के इंस्पेक्टर के घर से। चोरी कब हुई? कोई 15 रोज पहले, 6 अक्टूबर 2012 को इसकी एफआईआर भी रजिस्टर की गई। भोपाल यहाँ से करीब 116 किलोमीटर दूर है। राइट? राइट सर। चलो और जानकारी निकलवाई जाए। मेरा बेटा मेरे ही कदमों पे चला और अपनी मेहनत के बल पर एक बहुत बहुत बड़ा पंडित बना। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, योग्यता हासिल की और जिंदगी में उसे जो कुछ भी मिला उसकी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे चरित्र की वजह से मिला। भूपेश जी, आप उदयपुरा के प्रधान हैं। आपके बेटे बड़े बड़े लोगों के घर जाकर पूजा पाठ, यज्ञ हवन किया करते थे। वो इंदौर से ही काम करते थे ना? जी, योगेंद्र बहुत अच्छा काम कर रहा था और लोग उसे काफी पसंद भी करते थे। आपकी पत्नी अनीता, वो इंदौर की है ना? जी हाँ। चल रहा हूँ अभी। मुकेश जी, क्या आपने उन किलर्स को ठीक से देखा था? क्या आप हमें उनका हुलिया बता सकते हैं ताकि हम स्केच बनवा पाए? जी, मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाया क्योंकि वो लोग लगातार गोलियां चला रहे थे और जैसे ही मैंने योगेंद्र को बचाने की कोशिश करनी चाहिए तो लोगों ने मुझ पर भी फायरिंग शुरू कर दी और मैं कार के पीछे जाकर छुप गया। मुझे उन सभी लोगों की लिस्ट चाहिए जिनके घर योगेंद्र पूजा पाठ किया करते थे। बहुत ही बड़े आदमी थे, हमारे यहाँ भी उन्होंने कई बार पूजा पाठ किया था। कोई 6 महीने में मैं एक बार मिला करता था उनसे। हाँ, अच्छे पंडित थे। पूजा के सिलसिले में कई बार मुलाकात हुई उनसे। थैंक यू सर। कई बार क्या होता है कि अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो पावरफुल कॉरिडोर्स में आपका आना जाना होता है तो आप खुद भी पावरफुल हो जाते हैं। सर, यू मीन टू से पॉलिटिकली पावरफुल हो जाते हैं? हाँ, इन्हें भी आपके संबंध बनने लगते हैं तो जाहिर है दोस्त भी बनेंगे और दुश्मन भी। कमाल के आदमी थे योगेंद्र जी। घर में कोई आपसी अनबन तो नहीं थी? अरे नहीं साहब, बहुत नेकी परिवार है। पिताजी जो है भूपेश जी, सालों से पूरा गांव जानता है और योगेंद्र जी उनके पदचिन्ह पर चले और मुकेश जी गांव में रहकर ठेकेदारी करते हैं। भूपेश जोशी तो यहाँ के प्रधान है ना? हाँ साहब, ये पिछले साल ही चुनाव जीते हैं। साहब आपको तो पता है
गांव में ब्राह्मणों की चलती है तो ठाकुरों की। भूपेश जोशी के प्रधान बनने से ठाकुर लोग थोड़ा नाराज हो गए। किसको हराकर प्रधान बने वो? रघुवंश जी, पहले वही प्रधान हुआ करते थे। पाँच की रात चोरी हुई। सर गन चोरी हुई, आपकी वर्दी नहीं? पूरे इलाके में हर किसी की जांच पड़ताल की, लेकिन उसका कहीं कोई भी नामो निशान नहीं है। और गोलियां? उसकी मैगजीन लोडेड थी। तलाश करिए, हाजिर करिए सबको। होना इस गन की चोरी का योगेंद्र जोशी हत्याकांड से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। करता हूँ। खबरों को काम पे लगा। लगता है किसी ने एक प्लान के तहत पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल किया। सर देखिए, हार और जीत इलेक्शन का हिस्सा होता है। जाहिर सी बात है, जो हारता है उसे गुस्सा होता है, नाराजगी होती है, कुछ समय लगता है, लेकिन बंदा हार को स्वीकार कर लेता है। आपके बेटे प्रकाश और योगेंद्र जोशी के बीच में झगड़ा हुआ था? झगड़ा नहीं हुआ था मैडम, जरा सी बहस हुई थी बस। और आपने उस पर इल्जाम लगाया था कि अपने पिता को जिताने के लिए उसने मैनिपुलेशन किया। मतगणना के अनुसार भूपेश जोशी जी 243 मतों से जीतते हैं। उन्हें टोटल 956 वोट मिले हैं, जबकि रघुवंश चौहान जी को 713 मत मिले हैं। तुमने मतदान में गड़बड़ करेगी। अपनी पहुंच का नाजायज फायदा उठाकर अच्छा नहीं किया तुमने योगेंद्र। प्रकाश जी, आप भी रसूख वाले आदमी हैं। आपके पिताजी यहाँ के प्रधान थे। और रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो ये इल्ज़ाम तो मैं भी आप पे लगा सकता हूँ। कह सकता हूँ कि हर बार इसी तरह से आप भी चुनाव जीतते आए। इतने वक्त से अगर हम जीतते चले आ रहे हैं तो केवल लोगों के समर्थन से। फिर आपको बड़प्पन का परिचय देते हुए गरिमा के साथ हार को स्वीकार लेना चाहिए। स्वीकार लेना चाहिए कि अब आपको जनता का समर्थन मिलना बंद हो गया है। फिर मैं गुस्सा था, लेकिन उस बात को 1 साल हो चुके हैं। उसके बाद सब शांत हो गया था और मैंने फैसला किया था कि 5 साल पूरी तैयारी करूंगा, फिर से चुनाव लड़ूंगा। तो आपके मुताबिक योगेंद्र अपनी ताकत अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा था? जी कर रहा था। वो एक पावरफुल आदमी था, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि मैं या मेरे पिताजी उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते। प्रकाश और उसके बाप के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। मुझे लगता है इस दाल में कुछ ना कुछ काला हमें जरूर मिल जाएगा। यस मैडम। एक बात और पीयूष, ये मुकेश जोशी के बैकग्राउंड डिटेल्स निकलवाओ। हमें कोई भी एंगल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी मैम। ओम अनादिनिधिनो देव शंखचक्र गदाधरः अक्षैव पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षी प्रदुर्भवः। सर, पूरे जिले में खाकी कपड़ा सिर्फ 7 दुकानों में बिकता है। पूरी संभावना है कि इस काम के लिए वर्दी सिलवाई गई होगी। बिल्कुल सर, लेकिन सर ये भी हो सकता है कि ये सब कहीं बाहर से करवाया गया हो ताकि कोई सुराग हाथ ना लगे। गन भोपाल से चुराई गई है। वर्दी का भी चांस लेके देखते हैं।
पिछले 2 महीनों में कोई 56 लोगों ने खाकी कपड़ा खरीदा है। सोचने की बात है। खाकी कपड़े से या तो वो पुलिस की वर्दी सिलवाएगा या एनसीसी की। बस कंडक्टर, ड्राइवर या फिर चौकीदार, ये भी तो हो सकते हैं। सभी रसीदों में नाम तो है पर कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह नहीं है। और कहीं नाम ही कॉमन है। कोई पुलिसमैन हो सकता है या सर्विस से कोई और। अगर खाकी कपड़ा खरीदा गया है तो सिलवाया भी गया होगा। टेलर्स हमेशा नंबर लेते हैं ट्रायल्स और डिलीवरीज के लिए। मुमकिन है। इनफैक्ट ऐसे कामों के लिए तो अक्सर खास टेलर्स ही होते हैं। तो फिर पता करो। वैसे भी मोटिव्स को लेकर हमारे पास अब तक कोई लीड, कोई सुराग नहीं। ये रखना। कोई नई लीड मिली? जी मैम, मुकेश जोशी कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेता है, ठेके लेता है। दोनों भाइयों के बीच कोई अनबन? नहीं, उन दोनों के बीच तो काफी लगाव था। लेकिन वो किलर्स तो खास तौर पे योगेंद्र जोशी को ही मानने आए थे। एक बात और पता चली है मैम, पिछले साल गांव की सड़कें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मुकेश जोशी के नाम खुला था। इससे किसी को प्रॉब्लम? हाँ, एक और ठेकेदार, उसे परेशानी थी इससे, उसने भी टेंडर भरा था। कौन? गजानन शास्त्री। साहब, इस काम का मुझे 20 साल का तजुर्बा है। मुझसे पहले मेरे पिताजी यही काम किया करते थे। ज़रा सी गड़बड़ हो, चुटकी में समझ जाता हूँ। कदम, पिछले 3 महीनों में 56 लोगों ने खाकी कपड़ा खरीदा है। उनमें से जिन लोगों ने तुमसे यूनिफॉर्म सिलवाई है, मुझे उसकी लिस्ट चाहिए पूरी डिटेल के साथ। 56 में से 54 मेरे पास आए हैं। पूरी डिटेल दे सकता हूँ आपको, लेकिन कोई 2 हैं जो मेरे पास नहीं आए। इस जिले में और कौन है जो वर्दी सिलता है? एक छोटा मोटा दर्जी है, घनश्याम टेलर्स। भूले भटके कुछ लोग वहाँ भी चले जाते हैं। हो सकता है वो दोनों उसके पास गए। जी मैं बिल्कुल गुस्से में था। मैंने भी टेंडर भरा था और मेरे काम में कोई कमी नहीं। ठेका नहीं मिला तो अब मुकेश और उसके भाई योगेंद्र से गुस्सा थे? जी मैं बहुत परेशान था, लेकिन अगर आप इन सबको योगेंद्र जोशी की हत्या से जोड़ रही हैं तो माफ कीजिएगा, आप गलत रास्ते पे हैं। ऐसा क्यों? अरे मैडम, क्योंकि जोशी जी बहुत पावरफुल आदमी थे। हम उन पे गुस्सा करने की हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन इतना सब करने की हिम्मत नहीं है हमारी। और अगर समझो ऐसा किया भी तो आज तक जितना कमाया है सब खत्म। ठीक है, एक ठेका नहीं मिला दूसरा सही, ठेकेदारी में चलता है ये सब। अनबन, दुश्मनी, इस सब के मोटिव्स तो बहुत थे, हर जगह थे, हर तरफ थे, लेकिन किसी का भी सीधा साधा ताल्लुक योगेंद्र जोशी से नहीं था। हर चीज इसी बात के इर्द गिर्द घूम रही थी कि योगेंद्र जोशी एक रसूख वाला और बहुत प्रभावशाली आदमी है। दोषी कौन है, सारी जांच उसी दिशा में जा रही थी और बहुत जल्द कोई ना कोई सुराग सामने आने वाला था। सर, जिन 54 लोगों ने सुपर टेलर से वर्दी सिलवाई, सबका पता चल चुका है। मतलब ये कि 2 बाकी हैं जिन्होंने घनश्याम टेलर से सिलवाई। उन 2 को भी हमें चेक करना होगा सर। साहब, ये किसी विक्की नाम के आदमी ने सिलवाई थी। दोनों वर्दियां? जी साहब। कब, किस तारीख को? 7 अक्टूबर। जी बिल्कुल, 7 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को भोपाल में पुलिस इंस्पेक्टर के यहाँ से गन चोरी होती है और 7 अक्टूबर को वर्दियां सिलवाई जाती हैं। 9 अक्टूबर को डिलीवरी डेट दी गई है और उसका नंबर भी लिखा हुआ है। The number that you are trying to reach is out of service. सर, फोन तो ऑटो सर्विस आ रहा है। ये विक्की कौन है? इतना तो हमको याद नहीं साहब। दरअसल उस दौरान हम इंदौर गए हुए थे कुछ अपने कामों के लिए, और यहाँ का काम भोला सिंह दिख रहा था जो हमारे यहाँ काम करता है। कहाँ है भोला सिंह? वो तो अपने घर सीहोर गया हुआ है साहब। उसका नंबर दो। जी साहब, एक मिनट। The number that you are trying to reach. सर, भोला सिंह का फोन तो ऑटो सर्विस बता रहा है। किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। और विक्की की फोन की डिटेल कल तक मिल जाएगी।
उम्मीद है इसके फ़ोन का कोई था, योगेंद्र जोशी तक जाता हूँ। सुनो, अगर रात लौटने में देरी हो गई तो मैं इंदौर में ही रुक जाऊंगा। कल सवेरे ही आऊंगा। जी। अब किसी भी चीज का क्या मतलब सविता, जब आपका सबसे प्यारा बच्चा ही आपको छोड़कर चला जाए। ऐसी भी क्या दुश्मनी कि कोई किसी को इतनी बेरहमी से मार डाले। पूरे गांव में कोई नहीं जानता कि विकी कौन है। इनफैक्ट पूरे गांव में किसी का नाम विकी है ही नहीं, ना तो किसी का निकनेम विकी है। आई एम श्योर वो जो भी है उसका इस केस से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। लगता है टेलर के यहाँ 2 वर्दियां सिलवाई गई थी। उस सीहोर वाले भोला सिंह के जरिए, और उसका नंबर भी बंद आ रहा है। दाल में डेफिनेटली कुछ काला है। इस विकी की फ़ोन डिटेल्स आ जाएंगी कल तक हमारे पास। सर, ये विक्की जो है इंदौर का रहने वाला है। 5 अक्टूबर 2012 को इसने प्रीपेड सिम खरीदा, जिससे केवल से 3 ही नंबर पर बातचीत की गई, जिसमें से एक नंबर भोला का था और बाकी 2 दूसरे नंबर 444-578-765 और 444-234-323। ये 2 नंबर अब आउट ऑफ सर्विस है। इतने सारे आउट ऑफ सर्विस नंबर्स की भूल भुलैया, और इसी दौरान विकी अपना सिम खरीदता है। अनिल, हो ना हो, ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। चलो। बारह बटे 45 भवानी नगर, लेकिन दरवाजा तो बंद है। जी। ये विकी इस पास वाले घर में रहता है ना? हाँ साहब, यहीं रहता है। कहाँ है अभी? काम पे गया होगा। कहाँ काम करता है? वो मेन बाजार में किसी हार्डवेयर की दुकान में काम करता है साहब, पर उसकी दुकान का नाम और पता मुझे नहीं मालूम साहब। जी साहब, विक्की यही काम करता है। ये विक्की वही है ना जो भवानी नगर का रहने वाला है? जी हाँ साहब। अभी कहाँ है वो? जी अभी किसी काम से गया है, बस आधे घंटे में आ जाएगा। साहब बात क्या है? ट्रिपल 4487879। अब बोले तेरा नंबर नहीं है? नहीं साहब, ये मेरा नंबर नहीं है। योगेंद्र जोशी मर्डर केस, बता इससे क्या लेना देना है तेरा? मैडम जी, योगेंद्र जी तो बहुत बड़े आदमी थे, मेरा भला उनसे क्या लेना देना हो सकता है? मैं तो मामूली सा मजदूर हूँ। इस नंबर का सिम कार्ड इंदौर से तुम्हारे नाम से खरीदा गया था, और ये रहे वो डॉक्यूमेंट्स जो तुमने सिम लेते वक्त दिए थे, और ये रही वो कॉल लिस्ट जिस पे तुमने कॉल किए थे। और घनश्याम टेलर्स के भोला सिंह से तुमने 2 वर्दियां सिलवाई थी पुलिस की। चल जल्दी से बता, किसके लिए काम करता है? मैडम जी, मैंने तो सिम इस्तेमाल ही नहीं किया था। हाँ याद आया, मैंने सिम किसी और के लिए खरीदा था। तेरी बात पे विश्वास कर लिया, अब बता किसके लिए खरीदा था? मैडम जी, हार्डवेयर की दुकान के साथ साथ मैं एक ठेकेदार के लिए भी काम करता हूँ। उसने मुझसे बोला था कि मैं उसे नया सिम कार्ड ला करके दूँ। उसे नए नाम से ठेका लेना था, जिसके लिए उसे नया नंबर चाहिए था।
कौन है ये ठेकेदार? उदयपुरा गांव के गजानंद शास्त्री। जी मैं यहीं पास में रहता हूँ। गोलियां चलने की आवाज़ सुनी तो मैं दौड़ के आ गया। जिन जिन लोगों से हमने पूछताछ की है, ये उन्हीं लोगों में से एक है। मैम गजानन का सेल बंद आ रहा है। शायद हमारी पूछताछ से अलर्ट हो गया। गजानन शास्त्री? वो घर पर नहीं है। कहाँ गए? किसी काम से गए हैं, कुछ बताया नहीं। मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ गए हैं। हमें आपके सारे रिश्तेदारों की डिटेल चाहिए। जी। मैम गजानन घर पे नहीं है। गजानन शास्त्री के हर रिश्तेदार के यहाँ लगभग खोज के देख लिया हमने। न जाने कहाँ फरार है। जिससे भी पूछते हैं वो यही कहता है कि उन्हें नहीं पता कि कहाँ गया है। जिससे तकरीबन ये साबित हो जाता है कि वो इस सब में शामिल है। सोचने वाली बात यह है कि एक टेंडर पर हुई झगड़े की बात इतनी आगे जा सकती है, इतनी आगे कि एक साजिश रची जाए, 2 हत्यारे लाए जाए और सबसे बड़ी बात पुलिस यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। हो सकता है कि इस सब के पीछे कुछ और भी हो सकता है कि गजानन शास्त्री सिर्फ एक ऊपरी मोहरा है, लेकिन जो भी है वो इस केस की बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। मैं मुझे लगता है कि इसके फ़ोन रिकॉर्ड्स की जांच करनी चाहिए, क्योंकि विक्की के जरिए जो उसे फ़ोन हासिल हुआ था उससे गजानन ने इससे किस किस को फ़ोन किया। ये ठीक है। सुबह 7:15 बजे योगेंद्र अपने भाई के साथ घर से बाहर निकलता है। उसकी कार यहाँ पर पार्क्ड है। वो कार तक पहुंचता है। इतने में 2 लोग बाइक पर पुलिस यूनिफॉर्म में वहां से यहाँ आते हैं, यहाँ रुकते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं और फिर यहाँ से गायब हो जाते हैं। वो जरूर उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे होंगे। मुझे लगता है कोई तो है जो उन्हें इन्फॉर्म कर रहा था। अगर आपका इशारा मुकेश जोशी की तरफ है तो उसके फोन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस दौरान उसकी किसी से भी बात नहीं हुई है। नहीं, मेरा मतलब है कि कोई तो है जो जानता था कि वो घर से कब निकलने वाला है। वो बहुत ही फेमस आदमी, वो इस गांव में रामलीला के उद्घाटन के लिए आया था। हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स के अलावा और भी कोई है जो जानता था कि वो घर से इंदौर के लिए कब निकलने वाला है। पंकज, मुझे ना ये सब कोऑर्डिनेटर लगता है। साजिश का मास्टरमाइंड। हम कोई तो जरूर इसका मास्टरमाइंड है। सर, विक्की के फ़ोन नंबर में से एक तो 444578799 ये गजानन इस्तेमाल कर रहा था और बाकी के दोनों नंबर बंद आ रहे हैं और दोनों ही नंबर फर्जी कागजात के जरिए इंदौर से लिए गए। हो सकता है कि ये दोनों नंबर्स उन कातलों के हों। 444878799 से 18 अक्टूबर को सुबह 7:15 बजे दोनों में से एक नंबर 444234233 पे कॉल किया गया था। इसका मतलब हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये सब कोऑर्डिनेटर था। उन्हें सिग्नल मिला कि योगेंद्र घर से बाहर निकल रहा है, उन्हें निकलना चाहिए। ये बात तो पक्की है कि कोई तो है जो निगरानी रख रहा था। वो गजानन शास्त्री भी हो सकता है। इसका मतलब दोनों कातिल पहले से वहां तैयार खड़े थे। मतलब गजानन के अलावा और कोई भी शामिल है? क्या हमें ये 444234323 इस नंबर का पिन पॉइंट लोकेशन मिल सकता है जिस पे गजानन शास्त्री ने फोन किया था? यस मैम, बस 1-2 दिन का टाइम लगेगा। निकलवा फिर। ये गजानन शास्त्री के फोन रिकॉर्ड्स क्या दिखा रहे हैं? पिछले 1 महीने से सीहोर के एक नंबर से लगातार टच में है।
कहाँ है भोला सिंह? वो तो अपने घर सीहोर गया हुआ है साहब। तो भोला सिंह तो टेलर शॉप में काम करता है, वो भी तो सीहोर का ही है। सीहोर का ये नंबर है किसका? कोई देवेश प्रताप राजपूत है। सीहोर पुलिस से बात करो, उनसे कहो कि देवेश राजपूत की सारी डिटेल्स पता करें। सर, देवेश राजपूत सीहोर का एक जाना माना नेता है। उसका इस उदयपुरा के गजानन शास्त्री से क्या ताल्लुक है? सर, ऐसा तो कोई संबंध अब तक नहीं खोज पाए हैं, लेकिन देवेश राजपूत उदयपुरा से चुनाव लड़ने की तैयारी जरूर कर रहा है। ऑलराइट, मतलब यह कि उसका उदयपुरा से कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर है। गजानन शास्त्री, ये नाम सुना हुआ है। सुना ही होगा, पिछले 1 महीने में 25 बार आपने उससे फोन पे बात की है। अगर वो उदयपुरा के हैं तो जरूर हमारे कोई शुभचिंतक रहे होंगे, अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग के सिलसिले में बात की होगी। और योगेंद्र जोशी, ये नाम तो आपने पक्का सुना होगा। बिल्कुल सुना है, काफी नामी पंडित थे। और उनका झुकाव आप जिस पार्टी से हैं उसकी विरोधी पार्टी की ओर रहा। देखिए मैडम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो हमारे विरोध में हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सबको रास्ते से हटा दें। योगेंद्र जोशी के प्रभाव का दायरा बहुत ही मजबूत था उदयपुरा, तो ये जाहिर सी बात है कि आपने उसे अपने रास्ते का कांटा समझ लिया होगा। और दूसरी बात ये, गजानन शास्त्री इस सब में कैसे शामिल है, इसके पुख्ता कारण है हमारे पास। लेकिन हमारा ये मानना है कि उसने ये सब अकेले नहीं किया। तो आपका मानना है इस सबके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, और वो मास्टरमाइंड हम हैं? हो सकता है। आपको क्या लगता है कि आप हमारे मुंह पर बोल देंगी और हम मान लेंगे कि हाँ, हम इसमें शामिल हैं? जी, अगर आप हैं तो ये कन्फेस करने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो ठीक है, हमारा ऑनेस्ट कन्फेशन ये है कि हम इसमें शामिल नहीं। हमें पूरा यकीन है कि आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। इसके बाद भी आप हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेंगी, पुलिस हमारे पीछे लगाएंगी, हमारे फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक करेंगी। प्लीज़ कीजिए, अपनी पूरी तसल्ली कीजिए। लेकिन मैडम, हम इसमें कहीं भी शामिल नहीं। मेरा इंट्यूशन है कि ये इसमें शामिल है, लेकिन कैसे, ये पता करना पड़ेगा। नहीं मैडम, मुझे नहीं लगता मेरे बेटे योगेन की कभी देवेश राजपूत से कोई खास बातचीत रही हो। और अगर उसकी किसी से बातचीत रही भी है तो इसका हमें पता नहीं। हाँ, लेकिन उसका काफ़ी बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। देखिए मैडम, मेरा बेटा एक नामी पंडित था, बड़े बड़े लोगों पर उसका प्रभाव था, लोग उसे प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे, उसकी ईमानदारी और अच्छे काम की वजह से। वो सत्ता का भूखा नहीं था, कभी नहीं रहा, कभी नहीं। आपको ठीक से याद है कि बाइक पे कोई नंबर प्लेट नहीं लगी थी? जहाँ तक मुझे याद है उस बाइक पे कोई नंबर प्लेट नहीं थी। पीयूष, उस बाइक के बारे में कुछ पता नहीं चला ना? कोई लीड नहीं मिली ना आपको? नहीं मैडम, तलाश जारी है। जैसे नए सिम कार्ड्स हासिल हो गए, पुलिस के नए यूनिफॉर्म्स बनवाए गए, वैसे ही हो सकता है कि ये बाइक भी हासिल की गई। सारे बाइक के शोरूम्स में चेक करो, हो सकता है वहां से कोई लीड मिल जाए। जी मैडम। हार्डवेयर शॉप में काम करने वाले विक्की से योगेंद्र के पड़ोसी गजानन शास्त्री से उदयपुरा के बाहर का नेता देवेश राजपूत, जिसका उदयपुरा से एक नाता जरूर था, इन सब तक पहुंचा गया। लगभग पूरा खाका सामने था, लेकिन मुख्य आरोपी ठेकेदार गजानन शास्त्री अब भी खाके से कहीं बाहर लापता था और जुर्म का मकसद
अब भी अनजान ही था, लेकिन जल्द ही एक नया सुराग, एक नया सिरा क्या जांच की थाली में परोसा जाने वाला था। हाँ साहब, हाईवे से सटी रोड के किनारे के शोरूम से 14 अक्टूबर को एक बाइक खरीदी गई थी साहब। लाल रंग की बाइक? हाँ साहब, लाल रंग की बाइक उदयपुरा से खरीदी गई थी साहब। उसका रजिस्ट्रेशन होना भी बाकी था। जी साहब। साहब ये आपकी लीड हो सकती है। यस मैम, 14 अक्टूबर को एक रेड कलर की बाइक उदयपुरा से किसी ने खरीदी थी। किसने खरीदी थी? गगन सिंह। गगन सिंह? ये भी योगेंद्र जोशी का पड़ोसी है। ये साजिश काफी गहरी लग रही है। आकाश सिंह जी, तुम्हारा भाई गगन सिंह कहाँ है? जी वो बिहार में है, हमारे होम टाउन गया है। नंबर दो। The number you have called is currently switched off. सर नंबर तो बंद आ रहा है। सर मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुझे कुछ नहीं पता है साहब, कुछ नहीं पता है मुझे। देखते हैं तेरी याददाश्त कब तक खराब रहती है। देख, अगर मैंने तुझे इन लोगों के हवाले कर दिया ना तो ये सलीके से पेश नहीं आएंगे। इसलिए आखिरी मौका है तेरे पास, जो भी सच है सब बता दे। समझा आकाश? मैडम मुझे नहीं पता गगन नई बाइक क्यों लाया था। मतलब तुझे पता है कि गगन नई बाइक लाया था? गगन ने बोला था कि वो दोस्तों के लिए ली है। कौन थे वो दोस्त? जी वो भी नहीं मालूम। वो 16 तारीख की रात को आए थे। कौन थे वो? जी मुझे नहीं मालूम मैडम जी, लेकिन वो 18 तारीख की सुबह ही निकल गए थे। तुमने देखा निकलते हुए? नहीं, गगन ने बोला था कि वो सुबह जल्दी निकल गए। और बाइक ले गए? गगन ने तो यही बताया था। मतलब वो लोग ही कातिल थे? जी मुझे नहीं मालूम। चल बता, कौन थे वो लोग? मालूम नहीं जी, गगन ने बताया था कि मनोज के दोस्त थे। कौन है ये मनोज? मनोज प्रजापति। वो प्रकाश चौहान का पर्सनल बॉडीगार्ड। और क्या जानता है तू उस मर्डर केस के बारे में? मैडम मुझे कुछ नहीं मालूम, शायद मेरा भाई इसमें शामिल हो। वो 18 तारीख की सुबह से गायब है, जिस दिन योगेंद्र जी की हत्या हुई थी। मैं इस बाइक के चक्कर में बहुत डर गया था। मैम प्रकाश चौहान का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब ये भी फरार हो गया? जब हमने इन लोगों से पूछताछ शुरू करी तब इन्हें समझ आया कि जाल में फंस सकते हैं। ये साजिश हमने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा बड़ी मालूम पड़ती है। हमें जल्दी उसके बॉडीगार्ड मनोज तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि वो भी फरार ना हो जाए। देखिए आप मेरे बेटे पे गलत इल्जाम लगा रही हैं। है कहाँ वो? और उसका बॉडीगार्ड मनोज कहाँ है? मैं नहीं जानता, खुद ही ढूंढ लीजिए। देखिए आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं गांव का इज्जतदार आदमी हूं, गांव का प्रधान रह चुका हूं मैं। देखिए आपको मुझसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं जो भी इंफॉर्मेशन चाहती हूँ ना उसे हासिल करना अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर मैं अपने पे आ गई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो भी सच है साफ साफ बता दीजिए। और हाँ, मेरे बारे में कोई भी गलतफहमी मत पालिएगा। मेरे सब्र का इम्तिहान तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा।
जो भी सच है ना वो उगल दीजिए। आप समझ रहे हैं ना? चलिए बताइए, कहाँ है मनोज? वो अपने घर गया है। कहाँ है उसका घर? भोपाल। और आपका बेटा प्रकाश, वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं पता तो ठीक है, जैसे ही मनोज मेरे हाथ लगेगा मैं उससे सब कुछ सच सच उगलवा लूंगी। लेकिन अगर उसे भी प्रकाश के बारे में कुछ नहीं पता हुआ तो आपको हमारे दर्शन दोबारा होंगे। देख, मुझे और इस डंडे को तकलीफ देने से पहले ये तय कर ले कि बात कैसे करनी है। मेरी ड्यूटी थी तो मैंने तुझे बता दिया। वो क्या है ना कि ये डंडा इस्तेमाल करना मुझे नहीं आता, इसलिए जब ये चलेगा तो कैसे चलेगा, कहाँ पड़ेगा, कैसे पड़ेगा और कितनी जोर से पड़ेगा ये मुझे नहीं पता। तो अब तू डिसाइड कर कि तुझे मुझसे बात करनी है या इस डंडे से। हाँ बोल, बता। हाँ, बोल बोल, मैं सुन रही हूँ, बोल। सचिन और जग्गा। गुड, तो ये दोनों कातिल हैं? जी। और इनका आगा पीछा? वो लोग भोपाल जेल में थे। आगे बोल। उन्हें बेल पर बाहर निकाला गया। 3 अक्टूबर को बाहर लाया गया। कौन लाया उन्हें बाहर? जी, मैं लाया था। किसने कहा था उन्हें बाहर लाने को? जी, प्रकाश चौहान ने। मनोज, एक काम करो, पहले उन दोनों को बाहर निकाल कर लाओ और फिर भोपाल में टिका दो, ठीक है? ठीक है सर। 16 अक्टूबर तो उन्हें गांव वापस लेकर आया और फिर गगन सिंह के घर पर छोड़ दिया। और कौन शामिल है इसमें? गजानन शास्त्री का क्या रोल है इसमें? गजानन जी ने गगन से बात की थी और मुझे कहा था सचिन और जग्गा को गगन के घर में ठहराना है। फिर मैं और गगन दोनों सचिन और जग्गा को इलाका दिखाने बाहर लेके गए। यही है वो घर। ये है योगेंद्र जोशी। पब्लिक वाली जगह पे उसके साथ कुछ करना आसान नहीं होगा। आपने कहा ना, बहुत नामी आदमी, पकड़े जाएंगे हम। मेरे पास एक प्लान है, उसको ख़त्म करो और फुटो वहाँ से। भागने के लिए टाइम भी ज़्यादा मिलेगा और पकड़े जाने की संभावना ना के बराबर। क्या प्लान है? देखो, योगेंद्र यहाँ गांव में रामलीला के उद्घाटन के लिए आया और 18 तारीख की शाम को इंदौर में उसका कॉन्फ्रेंस है। यानी वो यहाँ से 17 या 18 को निकलेगा और ज़्यादातर उसका भाई अपनी गाड़ी में छोड़ने जाता है, मुझे पता है। मतलब इन 3 दिनों में हम अपना काम कर सकते हैं? हाँ, 16, 17 या 18 एग्जैक्टली कब निकलेगा मुझे पता लग जाएगा, मैं बता दूंगा। और पुलिस यूनिफॉर्म? पुलिस यूनिफॉर्म का इंतजाम हो जाएगा। हमें एक बाइक और गन की ज़रूरत होगी। बाइक का इंतजाम हो जाएगा, मैं गगन को बोल दूंगा लेके आएगा। लेकिन हमें गन नहीं खरीदनी चाहिए, निशान छूट जाने पे पकड़े जाने का चांस बढ़ जाएगा। गन का जुगाड़ मैं कर लूँगा। जब वर्दी पुलिस की है तो गन भी पुलिस की होनी चाहिए ना। काम शुरू कर दो।
हमें एकदम तैयार रहना चाहिए। तो प्रकाश और गजानन दोनों एक साथ हो गए थे इस हत्या के लिए? जी, दोनों की योगेंद्र जोशी से रंजिश थी। प्रकाश जी के पिता चुनाव हार गए थे। मतगणना के अनुसार भूपेश जोशी जी 243 मतों से जीतते हैं। अपनी पहुंच का नाजायज फायदा उठाकर अच्छा नहीं किया तुमने योगेंद्र। स्वीकार लेना चाहिए कि अब आपको जनता का समर्थन मिलना बंद हो गया है। और गजानन जी को मिलने वाला एक खास ठेका योगेंद्र जोशी के भाई मुकेश जोशी को मिल गया था। आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला मुकेश जोशी को। वजह तो आपको पता ही होगी, योगेंद्र जोशी। बहुत पावरफुल आदमी है वो प्रकाश जी। खैर, आपने मुझे क्यों बुलाया? आपको तो पता होगा, पिछले साल मेरे पिताजी चुनाव हार गए थे इसी योगेंद्र जोशी के कारण। इसने अपनी सारी ताकत लगाकर मेरे पिताजी के खिलाफ वोटिंग कराई। बहुत पकड़ है उसकी यहाँ पर लोगों पर। तो हमें उसकी इसी पकड़ को तबाह करना है। वो बहुत लोकप्रिय आदमी है, उसे तबाह करना आसान नहीं है। गजानन जी, मैंने कब कहा कि ये एक आसान बात है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। हम एक अच्छा प्लान बना सकते हैं। देखिए, आपके पास भी एक वजह है, मेरे पास भी एक वजह है, तीसरा एक और भी है जिसके पास अपनी एक वजह है। अगर हम तीनों हाथ मिला लें तो हम सफल हो सकते हैं। वैसे भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एकता में बड़ा बल होता है, शक्ति होती है। और कौन? और कौन है जिसकी योगेंद्र से रंजिश थी? हम तो यही चाहेंगे कि वो रास्ते से ही हट जाए। इससे हमारी चुनाव में जीत आसान हो जाएगी। देखिए, उसका रास्ते से हटना हम सबके लिए फायदेमंद साबित होगा, इसलिए हम सबको अपनी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके खिलाफ कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा। मैं आप दोनों के साथ हूं। काल करे सो आज कर, जितना जल्दी हो उतना बेहतर। तुम्हें तो पता ही होगा कि प्रकाश और गजानन कहाँ हैं। मुझे नहीं मालूम है। जिस दिन आपने प्रकाश जी को पूछताछ के लिए बुलाया था, उसके अगले दिन मुझे अंडरग्राउंड होने के लिए कहा गया था। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम मुझे वो दोनों कहाँ हैं। उसके बाद एक बार भी गांव नहीं गया। तो चलो, सबसे पहले उस देवेश राजपूत को पकड़ा जाए और उन दोनों के पीछे रेड अलर्ट जारी कर दो। उन चूहों के पीछे पड़ जाओ, देखते हैं कब तक बिल में छिपे रहते हैं। मेरी बात सुनिए सर।
सर 7 लोग कस्टडी में। योगेंद्र जोशी से दुश्मनी रखने वाले सभी लोगों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। सबकी दुश्मनी के कारण अलग अलग है और क्राइम में यूज की गई रेड बाइक बरामद हो चुकी है। और वो 2 हत्यारे कहाँ हैं? सर सचिन और जग्गा अभी फरार है, हम उन तक नहीं पहुंच पाए और क्राइम में यूज की गई गन वो भी अब तक बरामद नहीं हो पाई है। उन दोनों को पकड़ो, वो इस साजिश की अहम और आखिरी कड़ी है। सर वो बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होंगे। हाँ बिस्मिल्लाह, बोलो। साहब पक्की खबर है, सचिन एक आदमी के साथ बाइक पर निकला है। किधर निकला है? साइड रोड जो बरेली को जाता है। खबर है बरेली में उनको कोई काम है साहब। कौन कौन है? साहब सचिन के साथ कोई और है, लेकिन जग्गा नहीं है। ठीक है। टाइम हो गया मैम, आते होंगे कभी। ठहर जाओ सब। कितने लोग उसके पीछे पड़े थे, उसके खून के पैसे। क्या मिला उन्हें? क्या मिला उन्हें योगेंद्र को मार के? क्या मिला? हत्या में शामिल दूसरा आरोपी अब भी फरार है। बाकी के षड्यंत्रकारी अभी न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस इस मामले की चार्जशीट दायर करने वाली है। योगेंद्र जोशी के दुश्मनों ने इकट्ठे होकर दोस्ती का हाथ थामा, साजिश रची और उसे रास्ते से हटा दिया। योगेंद्र जोशी काफी प्रभावशाली माना जाता था, लोगों के बीच उसकी बहुत अच्छी पकड़ थी। साजिश करने वाले बच नहीं पाए, पकड़े गए और उनकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। लेकिन क्या उन्हें इसकी सजा भी मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस केस की सुनवाई शुरू होनी अभी बाकी है। कई राजनीतिक पार्टियों में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग हैं। माना जाता है कि उनकी दबंगाई पार्टियों को वोट दिलाने में मदद करती है। एक बहुत ही फेमस लाइन है फिल्म की, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास अजीम ताकत आती है तो जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। हमारे देश की राजनीति में ये बात कितनी सच कितनी झूठ है, इस बात का नमूना हमें दिन रात देखने को मिलता ही रहता है।
आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, ईर्ष्या, जलन, जेलसी, लालच ये इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।